बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। मेरा नाम राय साकिब है। आज के इस शो के अंदर डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। उसमें जिस तरह कल भी हमने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बयानात से ये लगता है कि जनाब फासले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले बजट के लिए इन तमाम लोगों ने इकट्ठे बैठना है, मुशावरत करनी है और उसके बाद फिर वोट करना है। सेकेंडली, मुझे ये बताया जा रहा है कुछ इस तरह की तजवीज़ आई हैं कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक की जानिब से 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज़ है। प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा? 45% प्लस खतः गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तानी जा चुके हुए हैं। हालात वाक़यात कैसे हैं, आगे फर्दर क्या होने जा रहा है? इंडस्ट्री बढ़ नहीं रही, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही, और आपको और मुझे बताया जाता है कि पेट से पत्थर बांध लीजिए। पेट से कितने के लोग पत्थर बांधेंगे? क्या अल्लाह ना करे हालात वाक़यात ऐसे ही चलते रहे तो मज़ीद इन डेज़ टू कम खतः गुर्बत से लकीर से नीचे लोग जाएंगे, पाकिस्तानी जाएंगे। एट द सेम टाइम पेट्रोलियम प्राइसेस में जब चेंजेस आते हैं, 4 रुपये पेट्रोल सस्ता किया जाता है तो लेवी उठा के ऊपर कर दी जाती है। हालांकि जो 25-26 रुपये 29 रुपये के करीब 25 से 29 रुपये के करीब आपको और मुझे रिलीफ मिलना चाहिए था, वो 4 रुपये मिलता है। अपने पैनल का तारुफ करवा दूँ आपसे। हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, आप अक्सर हमारे टॉक शोज़ में देखते हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से जनाब नासिर भट्ट साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अमजद न्याई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शैला आपा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वी ऑल नो दैट कि आपके वोटों से वफाक में हुकूमत है पीएमएलएन की, और पीएमएलएन क्लेमेंट है कि जनाब उनके वोटों से आईनी ओहदे आप लोगों के पास हैं। बट ये रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में डिफरेंसेस बढ़ते हुए, दूरियां कुछ दिखाई दी हमें। इज इट जस्ट फॉर द इलेक्शन या कोई 28वीं आईनी तरमीम को लेकर भी रिफ्ट है? देखिए, रिफ्ट तो जो इशू होते हैं उन पे पैदा होती है, ठीक है। और अभी जो है बातें हो रही हैं तो उस पर हमने बात की है, और क्योंकि हम अपनी लाइन वाज़े लिए हुए हैं, और बाकी ये है कि इलेक्शंस हैं तो होती हैं, कुछ लोग लो द बेल्ट खेल रहे होते हैं, कुछ लोग अपने मंशूर और आइन के साथ चल रहे होते हैं। आपका कल मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था, जब किसी हादसाती अमीर खानदान के सबसे ज्यादा नजरअंदाज बेकार शख्स को पब्लिक में मुखालिफ के खिलाफ बोलने की इजाजत मिल जाए तो वो खानदान के बड़ों को खुश करने के लिए इखलाक की सारी हदूद से गिर जाता है। इससे आगे मैं नहीं पढ़ रहा, एक जुमला एक और भी है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा। किसकी बात कर रही थी आप? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसके साथ एक मशहूर कहावत भी लिखी है, लेकिन देखने में यही आया है। किसके बारे में? वही मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था, ये अकेले ये अकेली कहावत नहीं है, इसका एक जुमला और भी है कि शादीशुदा बहन के यहाँ भाई अगर रहने लगे तो फिर वो क्या होता है, तो दोनों के लिए सेम होता है ये। अच्छा, मैं चले अगला जुमला जो था, ससुर के घर में दामाद रहे तो क्या होगा, और वो ठीक है, और इसी तरह शादीशुदा बहन के घर जो है वो भाई। तो ये एक कहावत है, उर्दू कहावत है, जिसको क्या लिखा था मैंने, ये एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं तो ऐसे ही लिख दिया था। अच्छा, ये जीबी के इलेक्शन के तनाजुर में था क्या? नहीं, इसका सियासी ताल्लुक़ नहीं है। मैं अक्सर जब ये लिखती हूँ, एक दफ़ा मैंने नेशनल हेल्थ की तरफ से एक वो था पूरा सिस्टम, उसको मैंने लिखा था, तो जब भी सबको बड़ा मसला हुआ था उसमें यही था कि नरगिसियत क्या होती है और माँ का तरीक़ा तरबियत क्या होनी चाहिए, और नार्सिज्म का शिकार लोग किस तरह से करते हैं, जो ज़्यादा सेल्फी लेते हैं, अपनी फ़ोटो लगवाना चाहते हैं, वो सेल्फाइटस होता है, तो उस पर भी काफ़ी लोग परेशान थे और उस पर वो काफ़ी ले-दे कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया था। देखें, अब सियासत ये नहीं है कि है ना, मैं हर वक्त जो है वो ख़बरें छापती रहूँ ट्विटर पे, वो तो सब देख ही रहे हैं। कभी कभी आपको एक सोशल कॉन्टेस्ट में भी एक अपना ट्वीट कर देना चाहिए, सोशल अवेयरनेस है, कुछ है, तो मैं इसलिए लिखा था। फेयर इनफ। नासिर भट्ट साहब, शैला की गुफ्तगू आपने सुनी। सर, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात उन्होंने की है, ये जो ज़्यादा फोटोज़ चिपकाते हैं ना हमारे रहनुमा, हर जगह के ऊपर फोटोज़, हर जगह के ऊपर फ्लेक्सें लगी होती हैं, तो वो भी नरगिसियत के ज़ुमरे में आता है। सर, आपको पता है ये? आप जो कोशिश कर रहे हैं वो आप भी कामयाब नहीं होगी। सर, मैंने क्या कोशिश कर रही है? सुनिए ना, ये जमहूरियत है, इसी का नाम है कि देखें, जब वफाक में हुकूमत है तो वो सब कोलिशन में है, सियासी
जमातें जो होती है, हर एक का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, वो उनके ख्यालात अपने होते हैं, हम्म। हमारे अपने ख्यालात हैं, पीपल्स पार्टी के अपने हैं, दूसरी जमातों के अपने हैं। हम्म। अब वहाँ इलेक्शन हो रहा है, जी। हर जमात की कोशिश है कि उसको वोट मिले, और उसके लिए वो कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे वो कहा गया जी कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो पंजाब जैसा आपको अच्छा एक सूबा मिले, उस तरह का यहाँ काम हो गए। ये बातें होती हैं, हम्म। इसको किसी को दिल पे नहीं लेना चाहिए। हम्म। कि अगर कोई सिंध में अपनी हुकूमत में अच्छे काम कर रहे हैं, तो शायद वो कहे जी कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हम सिंध जैसा सूबा बना उस जैसे काम करेंगे, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छे काम करेंगे। ये चीजें तो ऐसी होती हैं। हम्म। अब जाहिर है कल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में भी, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमें वोट मिले, हम कामयाब हो, इनकी कोशिश होगी कि ये बट साहब एक कामयाब हो। तो गुजारिश करूं, हालात के मुताबिक बात होती है, बट साहब और इसका किसी एक गुजारिश करूं, इलेक्शन कैंपेन में लोगों की नकलें मत उतारा करें, कोई भी सियासी जमात। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, और आपको शैला आपा के ट्वीट का भी समझ आ जाएगा उसके बाद उन्होंने क्या ट्वीट किया हुआ था। प्लीज नकलें मत उतारा करें। मुझे ये भी समझ आ गई, और महमूद खान अत्तरसी के बारे में भी एक नकलें गलत उतारी बात जाती है, थी। गलत बात है, नहीं उतारी जानी चाहिए थी, आज भी आज नहीं उतारी इसको जानी भी आप चाहिए, कह दें, बिल्कुल गलत बात थी। बात ये है, बिल्कुल इस बात यह है कि हमें इखलाकियात में रह के बात करनी बिल्कुल। चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी। हम जब ये पैदाइश नहीं हुई थी ना पीटीआई की, हम्म। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इलेक्शन हमेशा होता था, लेकिन हम बिलो दी बेल्ट कभी नहीं जाते थे, एक ओ दूसरे सर से छड़ मिलते दो, भी थे। ओ सर नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस पड़ी हुई हैं सर, और नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस पड़ी हुई हैं, अभी तक देखिए ना, रिकॉर्डेड है। उसके बाद हमने मिसाक जमहूरियत कर लिया, उसके बाद आपने ऐसी चीज नहीं देखी होगी। उसके बाद फिर हमने ये तो 24 वाला इलेक्शन आया है सर, उसमें फिर पेट फाड़ते रहे, फिर सड़कों पे घसीटते रहे, फिर आप एक दूसरे के खिलाफ मैं बोलते रहे, आप छड़ दो ना, ना उसके ऊपर देखें, पिचिंग किया करें प्लीज। सियासत में कोई अरफे आखिरत कोई चीज नहीं तो होती, फिर ये अरफे आखिर नाली उस पर इंसान टुर पे हो। अपने मुल्क, मैं बताऊं, लेकिन जब मुल्क की बात हो तो खुदारा उसमें सियासी बातें अगर एक हो जाए तो उसमें अप्रिशिएट किया करें। ठीक बात है, और ठीक जो बात। इस बात में ना है, तो उनको जरा बताया करें कि मुल्क पहले होता है तो बाकी चीजें बाद में होती है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक बात है। अमजद न्याई साहब, आपके काफी गिले शिकवे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेकर, अभी जो रिसेंट सर्वेज जो ग्राउंड से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें, हम सॉरी टू कोट दैट, आपको शायद बुरा भी लगेगा मेरा ये सवाल, लेकिन सर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में मुकाबला ज्यादातर हल्कों में नजर आ रहा है, पीटीआई काफी पीछे नजर आ रही है। और दो के आपके शिकवे भी अपनी जगह पे हैं कि आपको कैंपेन की इजाजत नहीं मिली, आपकी जमात को उस तरह जिसको आपने सपोर्ट किया, दे वर नॉट बहुत ज्यादा फ्री एंड फेयर का आप लोग कंप्लेंट करते दिखाई दे रहे हैं वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करल भाई, आज अगर आप देखें कि जीबी के जो तूल अर्ज में जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही हैं, हर हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े मार्जिन के साथ आगे जा रही है। अब अल्लाह करे कि रिजल्ट जो है एज पर कानून हो, और लोगों को अपना जो उन्होंने हक रायदही इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको वो फॉर्म 47 मिले। जी। अगर ऐसा ना हुआ तो जीबी के अंदर जो है वो, मैं समझता हूँ, जीबी एक ऐसा हिसास इलाका है जिसमें अगर लोगों को अपने हक से महरूम किया गया तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा साइन नहीं जाएगा, जहां पहले ये अनरेस्ट है काफी सारा। तो मेरा कहने का मकसद है कि बाकी आपने देखा होगा कि दूसरी जमातें जिस तरह वहां पे अपनी लीडरशिप के साथ जो है वो जलसे भी कर रही हैं, जुलूस भी कर रही हैं, रैलीज भी कर रही हैं। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज से नहीं आ रही इनकी, उसकी जमात का निशान भी छीन लिया न्याजी गया, साहब की आवाज नहीं और आ रही। कभी कई पैनल ऑडियो उम्मीदवारों देख ले के जो जरा। निशानात एक दिन होते हैं, 4 दिनों के बाद वो भी तब्दील हो जाते हैं, 4 दिनों के बाद फिर तब्दील होता है। इस माहौल के अंदर फिर लोगों को जो है वो नजरबंद भी हमारे उम्मीदवारों को किया गया वहां की गवर्नमेंट ने। तो इस माहौल में आप खुद अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन लड़ रही है, और अल्लाह से हमें पूरी उम्मीद है कि वहां के अवाम जिस तरह बाहर निकली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जनाब इमरान खान के साथ अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा कर रही है, वो भी बड़ा हैरान कुन है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 24 का इलेक्शन हुआ था, पाकिस्तान की अवाम ने जो हैरान कुन रिजल्ट दिया था, बल्कि वो अंडरस्टूड था, इसी तरीके के साथ वहां जीबी में भी जो है वो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। दूसरा, राय साहब, मैं इनकी बातें सुन रहा था, जी। बात यह है कि इनकी बातें जो है वो आप दिल पे ना लिया करें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है इनकी बातें दिल पे नहीं रखती। क्योंकि सीओडी करने के बाद जो है वो मेरी बारी होगी एक दफा, फिर आपकी बारी होगी, फिर पीडीएम साथ जो हुकूमत करेगी, फिर
जो है इनका मुआहदा हुआ है कि 2.5 साल एक हुकूमत करेगा, 2.5 साल दूसरा हुकूमत करेगा, आईनी उहदे इनके पास है। तो ये फायरिंग है जो नूरा कुश्ती चल रही है। तो इस पे आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम चिल कर रही है और बल्कि वो एंजॉय करती है इनके और सर कमेंट्स के ऊपर। सर हाँ, मत मारी हुई एक है, बात पेट्रोल जरूरी ने, है कि कभी बिजली भी ने, below the महंगाई belt ने जो मत मारी है, वो हमने क्या बातें एंजॉय स्टेज करना से है? नहीं होनी चाहिए, कि उसमें आप जब लीडरशिप बिलो द बेल्ट बातें करती है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है मेरे ख्याल में। अब आप कह रहे हैं एंजॉय कर रही है पाकिस्तान की आवाम, बिजली ने, पेट्रोल ने, महंगाई ने मत मारी हुई है। यकीन माने 45-50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंचे हैं। कौन एंजॉय कर रहा है हमजन न्याही साहब? भाईजान, आप जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं ना खरल साहब, उसके ऊपर तो IMF की देखें, पिछले साल जो है रिपोर्ट आई थी, उसमें सियासी अशराफिया के जो अल्ले तल्ले थे वो तो आपको बहुत आपके निजाम के उसने बखिए उधेड़ दिए थे कि कितने अरबों डॉलर जो है वो जो है करप्शन हो रही है। और फिर पाकिस्तान की अवाम 12.5 करोड़ अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई, यानी कि एक वक्त के खाने से चली गई है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई आज रिकॉर्ड सतह पे है, आज आपकी बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पे है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। आप फिर वहां पे जब मिसालें देते हैं कि कौन सी दूध की नहर पंजाब के अंदर बह रही हैं और कौन सी दूध की नहरें सिंध के अंदर बह रही हैं, वो नहरें भी हमें और बता दें, शहद मिल रहा है, दूध की नहरें मिल रही हैं। तो अवाम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अवाम तो गरीब जो है वो पिस चुकी है, उसको तो एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, बल्कि वो तो इस वक्त जो है एक जो सफेद पोश तबका था, जो अपर सफेद पोश अपर जो है मिडिल क्लास, तबका था, वो अपर भी मिडिल क्लास, जो है वो एक वक्त के खाने पे आ गया है। ऐसे ही है। क्या बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चल आप 2-3 मेन टॉपिक्स हैं जो आजकल आपकी पाकिस्तान की हमारी पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। NFC अवार्ड, 28th अमेंडमेंट, पंजाब, सिंध नए सूबे बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना, बहुत क्लैरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव या अपने अपने मंशूर की बहुत क्लैरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो आई थिंक ये सवाल मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि इनका तो मंशूर में था, ये बार बार अपने जलसे जुलूसों में कहते रहे कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर प्रिंसिपल स्टांस क्या है? क्योंकि मुझे ये आज बताया जाता है कि जनाब जो रिसेंट पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई उसके बाद दिफा का बजट बढ़ाना ही बढ़ाना है, विफाक के पास कुछ नहीं बचता, सूबे ले जाते हैं, NFC अवार्ड को रीनिगोशिएट होना चाहिए। प्रिंसिपल स्टांस आप लोगों का क्या है इस पे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं, पंजाब गवर्नमेंट भी अपना शेयर कम करने को तैयार नहीं है, और इसके साथ साथ KP गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है, बल्कि वो तो और डिमांड कर रहे हैं। और इसी तरह जहाँ तक बात है, अब ये सीधा सीधा आईनी मामला हो गया। इसी तरह जहाँ तक इंतज़ामी यूनिट्स है, इसका भी एक आईनी तरीक़ाकार है कि जब तक उस सूबाई असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन ना पास हो जाए, आप नहीं बना सकते। तो जब मैं डेप्यूटी स्पीकर थी, सेकंड टेन्योर था मेरा, उसके बाद में एक टेन्योर और भी रही, तो मेरे सेकंड टेन्योर की बात है कि सैयद सरदार शाह साहब MQM के और दूसरे लोगों ने वहाँ पे बाकायदा करारदाद पास की थी कि हम नए सूबे नहीं बनाना चाहते। अब वो थी पुरानी MQM। फिर जब ठाकुर आया उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि अब ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट असेंबली में कोई ऐसी रेजोल्यूशन नहीं है, ना आई है। तो अब पता नहीं कहाँ ये जाके ये मुतालबा रखेंगे, क्योंकि अपने हलकों में तो MQM जा नहीं सकती और वहाँ पे 4 लोग नहीं हैं उनके साथ। तो बाकी जो है, अगर किसी सूबे में ये है तो 13 साल से KP में उनके पास हुकूमत है, अपनी रेजोल्यूशन पेश करके अपना इंतज़ामी यूनिट्स बना सकते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसकी सिंध में हुकूमत है और उसने वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम बना रखा है, और अगर और बेहतरी की कोशिश हुई तो हम उस निज़ाम को और बेहतर करेंगे, क्योंकि बल्दियाती कानून को बनाना ये सूबाई सब्जेक्ट है। और हमने पिछली दफ़ा भी अपना कानून बनाया था जिसको MQM का राइट है, उन्होंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया था, हमने बिल्कुल अमेंड भी किया था जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको मज़ीद बेहतर किया था। लेकिन उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त इतने मेहरबान हालात नहीं थे कि वो 17 सीटें निकाल गए NA की, और वहाँ से भी निकाल गए जो कभी अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में भी सोराब गोट से नहीं निकली, और जहाँ पे जो महसूद ट्राइब है वो बमुश्किल 7000 है।
लेकिन MNA उनका जीत गया 1.5 लाख से। खैर होता है इस तरह बड़े बड़े शहरों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सिंध में ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। पंजाब वालों में ने भी अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं पेश की कि वो मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। तो मुझे नहीं मालूम किधर ये खिचड़ी पक रही है, लेकिन जहाँ भी पक रही है उसको जब इलेक्शन होगा या कुछ होगा तो हम इस पर बात तो करेंगे ना कि भाई ये कहाँ की ख्वाहिशात हैं। इसी तरह कराची को और गवादर को भी वफाक के हवाले करने की बातें हैं, तो उस पर भी जो है चेयरमैन ने जवाब दिया है। दूसरी बात यह है कि आपने सिक्योरिटी के कहा कि बजट देखिए माशाल्लाह हम ये समझते हैं कि शायद पहले भी 15 से 20% टोटल बजट के सिक्योरिटी का बजट था, जिस पे हमें इतराज़ भी नहीं है। और हम ये समझते हैं कि हमारी जमहूरी क़ुव्वतों ने अपने अपने अदवार में जो है डिफेंस फाइनेंस को बेहतर किया है। जब भी आज हम डिफेंस प्रोडक्शन में भी बेहतर हैं, डिफेंस इंपोर्ट में भी बेहतर हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट भी हम देख रहे हैं। और फिर मैं वन लाइनर में ये कहूँगी कि सब हमारी दिफाई जो हमारी हिकमत अमली है, फ़ौजी हमारी क़ुव्वत है, उसको रियलाइज़ कर रही है दुनिया। तो इसमें तो बजट हो सकता है, लेकिन अगर आप 18वीं तरमीम पे अमल करें, आप गिलगित बल्तिस्तान इक्वल उसको हमने स्टेटस दे दिया सूबे का, लेकिन आपने उसको दिल से नहीं माना। आपने जो है एक मिनिस्ट्री क्रिएट की हुई है। इसी तरह हेल्थ और एजुकेशन डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं, इसी तरह और भी आपने उनको रखा हुआ है। इसी तरह इसी तरह रेवेन्यू कलेक्शन तो सूबों तक चला गया, लेकिन जनरल सेल्स टैक्स आप नहीं करते, जबकि हम आपको कह रहे हैं कि आप टारगेट दें। तो आप एक काम को पूरा ना करें और उसका रिजल्ट 100% चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बेहतर यह है कि आप इसको पूरा करें। नासिर भट्ट साहब, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है शैला आपा ने कि जनाब वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे कि करारदाद आई कोई नहीं, चले 2/3 मेजोरिटी वाली कहानी है। मैं पता है आपके जहाँ जहाँ करवाना होगा कुछ 2/3 मेजोरिटी बन जाएगी, किसी भी सूबे में बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ KPA से भी अगर आपने कराना होगा तो हो जाएगा, शैला आपा बन जाएगी, यकीन माने। विफाक में भी तो बन गई थी ना, तरमीम आई है, 26वीं भी आई है, 27वीं भी आई है। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं आपको एक बात कहूँ, अदर देन MQM जी, जिनका कराची में भी सबको पता है क्या मैंडेट है, पीपल्स पार्टी के अलावा भी कोई भी पार्टी चाहे वो हमारे खिलाफ ग्रैंड नेशनल अलायंस बनाती हैं, GDA बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में होगी सिंध गवर्नमेंट में, वो कभी ये नहीं होने देगी। फेयर एनफ। चलें पॉइंट आपके। भट्ट साहब, क्या वाकई में आप लोग सोचते हैं, समझते हैं कि नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, NFC रीनिगोशिएट होना चाहिए? क्या वाकई दिल से कायल हैं इन सारी अमेंडमेंट्स के ऊपर? देखें, मैं एक बात बताऊं कि हम जो कोलिशन जमाते हैं, अगर हम सब इस पे राजी हो गए कि वाकई ये होना चाहिए। मैं PMLN की बात कर रहा हूं सर, मैं PMLN की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी का स्टांस क्लैरिटी है उनकी बड़ी। देखें, PMLN का भी यही है कि जो मुफाद बेहतर है आवाम के लिए, जो सूबे के लिए बेहतर है, ज्यादा यूनिट बनेंगे तो बेहतरी आएगी। अगर उसमें बाकी जमातें भी एग्री होती हैं और सब इत्तेहादी जमातें राजी हैं तो हम उस पर बैठ के बात करेंगे। अगर वो इसमें अपने तहफुजात बताते हैं तो उन पे भी बात होगी, लेकिन हमेशा बेहतरी की बात होगी। वही बात आगे चलेगी। जमहूरियत इसी का नाम है कि जिसमें यूनानिमसली जमातें इकट्ठी होंगी, उसमें आप देखेंगे कि अभी ये जो बजट आ रहा है इसमें भी हम इत्तेहादी जमातें इकट्ठी होंगी, बजट पेश किया जाएगा। ये कभी नहीं होगा कि बताया कुछ नहीं और बजट आ गया, ऐसे नहीं होता। ये उस वक्त होता रहा है, अब नहीं सर जरा होगा। पंजाब की खदोखाल मुझे बताइएगा, अगर ये 28वीं यानी तरमीम आती है और आप लोग नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं तो पंजाब में से कितने सूबे बनेंगे सर? देखें, मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो सूबा पंजाब है उसमें ये करारदाद पेश की जाएगी। अगर वो पास होती है तो सूबे जितने बने अच्छे होते हैं, ये याद रखें प्लीज। अगर जितने सूबे बनेंगे, हम तो इसमें भी हैं, अगर सूबे बनाए जाएं और सारी सियासी जमातें जो अपोजिशन में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, वो राजी हो जाए तो हर चीज हो जाएगी। वेरी गुड। अमजद न्याजी साहब, आपने सुना सूबेरो जितने बने अच्छे होते हैं, वो कहता ना दाग अच्छे होते हैं, तो सूबेरो जितने बने वो अच्छे होते हैं। तो सर आप लोगों के पास तो 2/3 है खैबर पख्तूनख्वा में, आप लोगों की जमात भी कहती आई है कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए। साउथ पंजाब वाला काम भी आपने आगाज किया था 18 के बाद, तो सर करारदाद लेके आए वहाँ KPK में और सूबे बनाए। खरल, सबसे पहले तो जब ड्राफ्ट सामने आएगा ना 28वीं तरमीम का, उसमें क्या चीजें हैं, क्योंकि उससे पहले आप इसके ऊपर अपने कमेंट करना
मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे हमारे 27वीं हो 26वीं हो हमारी, उसके ऊपर आज भी तहफुजात है और तहफुजात रहेंगे। और उसके आपने रिजल्ट भी देखे। इसी तरह 28वीं तरमीम आ रही है, फिर हमें सुनने में आ रहा है 29 भी आएगी, 30 भी आएगी। तो पूरा आईने पाकिस्तान जो चेंज होने जा रहा है, तो सबसे पहले देखना होगा कि ये जो तरामीम में है कौन सी चीजें लाई जा रही हैं और किस बुनियाद पे, किस एरिया को, किस एडमिनिस्ट्रेशन के या एडमिनिस्ट्रेटिव जो उस ऑर्डर के नीचे जो है वो सूबे जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने कुछ होगा तभी बनाएंगे। बाकी आपका ये कहना कि ये दो पार्टियां जो है वो शायद ना माने, लेकिन जो मेरी मालूमात है, जो मेरी सिक्स सेंस कहती है, ये अगर मेरी आवाज आ इसके रही है ऊपर ये गोलाबारी तो होती रहेगी, लेकिन ये 28वीं तरमीम को मंजूर करेंगे, बड़े आराम से मंजूर करेंगे। जी शाला, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? देखिए, पीटीआई जब हुकूमत में आई तो उन्होंने बाकायदा जनूबी पंजाब महाज जो है वो बनाया था, और वो उन्होंने कहा कि वो लोग हम लेकर आए और एक पूरी कमेटी बनाई और ये कहा कि ये होगा। तो इन्हीं की फेडरल थी, इन्हीं की पंजाब थी, इन्हीं का सब कुछ था। तो वो तो मुझे याद है, इन्होंने वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी बनाया था, वहाँ पे मुल्तान में साउथ पंजाब का अलग से सेक्रेटेरिएट भी बनाया था। ये सब याद है ना आपको? यही मैं कह रही हूँ। तो बिल्कुल बस उसी तरह था कि आधे घंटे खड़े होकर कश्मीर आजाद हो। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो पूरी दुनिया में शायद ही इतनी बड़ी आबादी रखने वाला जो है सूबा हो, क्योंकि इसके जो ये पॉपुलेशन इसके मुताबिक तो बड़े बड़े ममालिक, यूरोपियन ममालिक नहीं है। तो उसके लिए तो हम आज भी हम कहते हैं कि साउथ को अपना सूबा होना चाहिए उसको। इसीलिए उस वक्त हमारी जो मेजोरिटी नहीं थी तो हमने वहाँ पे सेक्रेटेरिएट बनाया, जिसको आज इन्होंने गैर फॉल किया हुआ है। सर कर देना चाहिए था ना, आपको मुकम्मल करना चाहिए था, तभी बना देते आप सूबा। हाँ, तब बना देते सूबा जब हुकूमत थी। फेडरल गवर्नमेंट, जी भट्ट साहब, फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी थी और सब एक पेज पर भी थे। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। बात सुने जी भट्ट साहब, अपने आजी साहब से एक सादा सा सवाल पूछे कि पीके में तो आपकी 2/3 मेजॉरिटी भी है और आप इस हक में भी है कि सूबे ज्यादा बने, तो आपको तो कोई रुकावट नहीं है, तो वहां से क्यों नहीं शुरू करते हैं? सिर्फ बयानिया बनाना होता है 2 दिन। सर वो कहते हैं हम ड्राफ्ट देखेंगे, वो कहते हैं हम ड्राफ्ट देखेंगे पहले तरमीम का, फिर उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। नहीं, इससे उसके क्या ताल्लुक है कि अपने सूबे में तो पास करें कि हम वहाँ बनाना चाहते हैं, मजीद सूबे बनाना चाहते हैं, उसमें इनको क्या रुकावट है? नहीं मुझे तो बट साहब मुझे तो ये एक असेंबली में तो बिल पास करें। मुझे तो खुशगवार हैरत ये हुई कि पीएमएलएन बड़ी इसके लिए ईगर है कि नए सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए। मैं बड़ा खुश हूँ आपकी बात से। मैं एक बात बताऊं, मैं ये कहता हूँ कि हमें तो चलो अपोजिशन है, पंजाब में भी बैठे हैं, इधर वफाक में भी, तो जहाँ इनकी मेजोरिटी है वहां से क्यों नहीं शुरू करते अगर इनके दिल में सच्चाई है? और अगर इन्होंने जो खाली नारेबाजी करनी है तो वो जो कर रहे हैं शुरू से। सर मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को कैसे कायल करेंगे जिनसे वोटों की आपकी हुकूमत है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी कायल नहीं होगी तो हम उनको मनाएंगे नहीं, तो उसमें देर आएंगे दुरुस्त आएगा। ये अगर चीजें हम इकट्ठे होकर ही करेंगे, ये एक बात याद रखें कि अब हम जितनी सियासी जमातें हैं, हम कोई भी काम करेंगे तो एक जमहूरियत है और इख्तलाफात जो होते हैं जमहूरियत का हुस्न होता है। जब तक राजी नहीं होते सब एक पेज पे नहीं आते, हम वो कोई चीज असेंबली में नहीं लाते। आप मुझे बता दें ऐसी कौन सी बात हुई है जिससे हमारी जो इत्तेहादी जमातें वो नाराज हुई और वो बिल हम असेंबली में ले आए? फिर मैं ना ही समझूं सूबों वाली बात भी, एनएफसी भी, फिर मैं ना ही समझा। देखो तुसी बात ऐ समझो कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਸ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ फैसिलिटेट ना करो, आके कुछ किरदार अदा करो। चलो आपका शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका शुक्रिया, अमजद नैयब साहब आपका शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये बहस हेल्दी डिबेट है, सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। अब वो इन डेज टू कम हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या बनता है। लेकिन कल से एक नया नैरेटिव भी आया, बयानिया भी आया पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि 28वीं तरमीम नहीं आ रही।
और बड़े हमारे जैयद सहाफ़ी जो हैं वो ये चीज़ पेडल कर रहे हैं कि जनाब 28वीं तरमीम नहीं आ रही, मुझे नहीं पता आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन ये NFC अवार्ड वफाक के पास क्या है, दिफाई बजट हमारा बढ़ना चाहिए पाकिस्तानी होते हुए। ऑल नो दैट कि जिस तरह के रिसेंट अभी जो स्टैंड ऑफ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग था वाला मामला था, उसके बाद पाकिस्तान किन खतरात से खेल रहा है, हमारे बॉर्डर्स किस हद तक इनसिक्योर हो जाते हैं टाइम्स, और हमें कितना दिफाई बजट चाहिए, उसमें हमें एक अच्छा खासा इंक्रीज़ की ज़रूरत है। अब वो विफाक कैसे करेगा, क्या सूबे कोई अपना फार्मूला लगाएंगे कि सूबों से पैसे वापस जाएंगे दिफाई बजट में, क्या होगा, ये बहस होती रहनी चाहिए और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जिस तरह वाकई में पंजाब जिस तरह है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, अगर हमारे सियासतदानों को और फैसला साजों को वाकई लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, तो आई थिंक एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर कोई ऐसी तरमीम आनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाजरीन, वी ऑल नो दैट कि हर बजट से पहले आपको और मुझे बताया जाता है कि जनाब टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है, और इस दफ़ा फिर से टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की बातें की जा रही हैं। बट एट द सेम टाइम तनख्वाहों में भी 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। देखिए उस पर होता है क्या नहीं होता। और 10th का अब बताया जा रहा है कि जनाब 10 को वफाकी हुकूमत बजट पेश करेगी। बजट में आपके और मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई रिलीफ की पॉसिबिलिटी है, ये जो टैक्स नेट ब्रॉडन करने की एक बार फिर से बातें की जा रही हैं, किस हद तक प्रैक्टिकल हैं, उस पर ज़रा बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है जनाब हारून शरीफ साहब ने। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? जी गुड सर, हर बजट से पहले मैं सुनता हूं कि जनाब टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है। हर गवर्नमेंट, हर सियासी जमात यही क्लेम करती है, और इस दफ़ा एक बिलाल कियानी साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक नई स्कीम लेके आए हैं कि जनाब 25,000 रुपये गोशवारों के साथ जमा करवाने पड़ेंगे। सर, इसको थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि इज़ इट इवन प्रैक्टिकल? जी, बजट का एज सच तो टैक्स नेट को एक्सपैंड करने से ताल्लुक नहीं है, वो तो हमें इन एनी केस टैक्स नेट को एक्सपैंड करना है, फेयर इनफ। क्योंकि वो एक इक्विटेबल ट्रीटमेंट वैसे नहीं हो पा रही। जस्ट टू गिव द नंबर्स क्लियर, हमारी जीडीपी का 18% रिटेल है, आई मीन द ट्रेडर। तो वो जो 18% है, आप उसका टैक्स कैलकुलेट कर लें, तकरीबन ये बराबर है ओवरऑल इंडस्ट्री के, उसका टैक्स कैलकुलेट कर लें, यू नो। सो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर जी। इसके बाद आपका सवाल है कि रिटेलर्स को कैसे टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। बहुत स्कीम्स आई हैं, हमने पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश की, हमने डिजिटाइजेशन के थ्रू उनको ऑटोमेट किया, नादरा में उससे लिंक करने की कोशिश की। एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि वो जो बड़े ताजर हैं लिबर्टी मार्केट के, बीडन रोड के, वो एक हड़ताल करते हैं तो उनके MNAs जाके बैठ जाते हैं, यू नो, ये रिवर्स होता रहा है अभी तक। अब जो स्कीम है, एक चीज मेरी सिंपथी है, क्योंकि जो बिजनेसमैन इन जनरल है जिससे भी मिलता हूं, दे डोंट वांट टू डील विद FBR। वो कहते हैं जी आप हमसे टैक्स ले लीजिए, चाहे ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हम FBR से डील नहीं करना चाहते। ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है एक इदारे के ऊपर, कि उसको एक हरेसमेंट का इदारा समझा जाता है, बजाय इसके कि वो एक इदारा आपको नजर आए कि वो हेल्पफुल है लोगों, यू नो। सो ये जो करंट स्कीम है कि जिसमें यू नो जो ताजिर हैं जिनका 2 करोड़ से टर्नओवर कम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2 करोड़ का टर्नओवर कौन इसको करेगा। ये तो सेल्फ आपकी एस्टिमेशन है, बिल्कुल जी मेरा यहाँ पर है, आप उनको ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई बंदा कोई टच नहीं करेगा, आप गोशवारा, आप एक तो फाइलर हो जाएं, दूसरा 25,000 रुपए जमा करा दीजिए। अब ये सूरत हाल के अंदर वॉलंटरी एक काम है, लेट्स सी हाउ पीपल रिस्पॉन्ड। मेरा ख्याल है कि कोई 10 से 20% पहले साल में लोग रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि जो हालात है हुकूमत के खसारे के, इन एनी केस टैक्स की जो सोर्ड है उनकी नजर में वो तो इनके ऊपर आनी है। तो बेहतर है कि अभी जितना टाइम बाय आउट कर लें। तो आई थिंक जनरली इसमें FBR नहीं है, आसानी है, रकम ज्यादा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि छोटे ट्रेडर्स का यू नो कुछ परसेंटेज, नॉट ऑल, इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड। सर, ये तो फिर वही उसी तरह की स्कीम है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो को, अगर वॉलंटरीली ही इन्होंने आना है आगे ताजिरों ने, तो फिर तो उसी किस्म की स्कीम है कि जनाब प्लीज मेहरबानी करें आ जाए।
जी यही है। इसको हमने कोई इसके ऊपर एज सच कानूनी काम या इसके ऊपर हमने कोई देखे, ये इसका कोई लॉ भी नहीं है। ओके। ये तो बेसिकली देखे ना, लॉ तो ये होता है कि आप टैक्स लगाते हैं प्रॉफिट के ऊपर कंपनी के। तो आप पहला काम ये कहते हैं कि आप अपना प्रॉफिट हमें बताएं कितना है और उसके अकाउंट्स दें। तो इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज है नहीं ना। ये तो एक आप इनफॉर्मल सेक्टर को इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको तंग ना करें जी। तो 25,000 रुपए गवर्नमेंट को आप चंदा दे दीजिए। ओके। सो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव आएगा एक आध साल। हाँ। लेकिन ये सस्टेनेबल है? क्या इवेंचुअली लोगों को ये इंसेंटिव नहीं दे रही कि आप डॉक्यूमेंटेशन ना करें? ये सवालात उठना शुरू होंगे एज इट गोज फॉर। अच्छा हारून साहब, यहाँ पर एक और बहस भी हर बजट से पहले आती है कि जनाब हमारा जो है व्हाट डू यू कॉल दैट, पेंशन्स बहुत पाइल अप हो गई हुई हैं, बहुत बैगेज है। बट पेंशन्स के साथ साथ हर गवर्नमेंट जो आती है वो सरकारी मुलाजमीन को खुश रखने के लिए भी कभी 10 कभी 15 वो भी तजवीज़ आती है। उसके बाद देखिए लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से और इत्तेहादियों से वो मशवरा करने के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन 10 से 15% इस दफ़ा फिर से तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है। चले सरकारी मुलाजिम को लेकर तो आप 10 से 15% में से चले 5-10% भी कर दीजिएगा तो सम हाउ कुछ एडिशन हो जाएगा उनकी इनकम में। सर जो प्राइवेट मुलाजिम है, जो प्राइवेट फर्म्स में प्राइवेट ग्रुप्स में काम करते हैं, उनका क्या बनेगा? जी इसके दो तीन पहलू हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खासा काम किया जब मैं वर्ल्ड बैंक में भी था, उससे पहले भी। देखिए पेंशन का आपका सैलरी बिल से पेंशन बिल ऊपर जा चुका है जी। अच्छा, ये लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता कि ये क्यों ऊपर गया है। ये इसलिए ऊपर गया है कि हमने आज तक कोई पेंशन फंड क्रिएट ही नहीं किया। ओके। आपकी तनख्वाह से पेंशन कटती है, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, आप बजट से अपने रेवेन्यू से उसको पे ऑफ कर देते। वो जो पैसा इन्वेस्ट होता है, इसी तरह जो नेशनल सेविंग्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा आगे प्रोजेक्ट्स में कुछ जाता है कुछ नहीं जाता। हुकूमत इज बाउंड टू रीपे, गारंटी सॉवरन हुकूमत। तो जब आपने पेंशन फंड बनाया ही नहीं, मेरे हिसाब से सख्त लफ्ज है कि इट इज अमानत में खयानत। एंड एक्चुअली आपने लोगों से पैसा काट के उसको आपने अमानतदार की तरह इन्वेस्ट नहीं किया। आज वो बलून हो गया, आप बजट से पे नहीं कर पा रहे। वरना पेंशन का पैसा कटता है, इन्वेस्ट होता है, वो खुद ब खुद पे बैक करता है। ओके। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि इन्फ्लेशन का एलिमेंट बजट के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है। ओके। जो बजट का साइज बढ़ता है उसमें जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन ऐड होती है, और वो आईएमएफ भी मानता है। और इसके बाद हमने उसके ऊपर कोई इस दफा 7-8% साइज बढ़ाया है कि जी हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो अगर तो हुकूमत के मुलाजमीन को आपने कॉम्पनसेट करना है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को, तो वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। तीसरी चीज ये है कि जो हम उसमें टारगेटेड करेंगे कि जो छोटा कम तनख्वाह वाले हैं उनको 15 देंगे, जो 20 ग्रेड से ऊपर वाले हैं उनको नहीं देंगे या 5 देंगे। वो बताएगा कि आप एक्चुअली किस तबके को टारगेट करना चाह रहे हैं। जो ऑलरेडी 200-300 लीटर पेट्रोल इसको फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, उसके ऊपर तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है ना जी। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो उसके ऊपर है जो अपनी जेब से दे रहा है। सर उनसे तो उल्टा तनख्वाह देने की बजाय उनसे तो पैसे थोड़े बहुत लेने चाहिए गवर्नमेंट को कि यार 20-25 हज़ार तुम जमा करवाया करो। बिजली भी फ्री है, सरकारी गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, घर का स्टाफ भी है, 8-8 10-10 कनाल के घर भी हैं। सो तुम्हें तो चाहिए कि 20-25 हज़ार तनख्वाह में उल्टा गवर्नमेंट को पे बैक किया करो। जी आप बेसिकली एक पॉकेट मनी पे चल रहे हैं जो तनख्वाह है, बाकी सब कुछ तो आपका पेड फॉर है। जी सो ये सूरत हाल अब हुकूमत के ऊपर है। देखें जो असल साकिब साहब, जो असल इशू आ रहा है, जो मैं एज ए डेवलपमेंट स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मेरी इस वक्त वरी ये है कि जो एक तबका जो मिडिल इनकम है जी, उसके लिए एंड्स को मीट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल। दैट्स ट्रू सर, आई टोटली सेकंड यू। अच्छा, अब वो ट्रेड ऑफ्स पे आ गया है। अभी मैं इस इंटरव्यू से पहले किसी से उसी तबके के आदमी से बात कर रहा था, उसने कहा जी मेरी वाइफ का ऑपरेशन है, देयर इज नो वे कि मैं हेल्थ पे खर्चा कर सकूं, क्योंकि अगर मैं वो करता हूं तो मुझे घर छोड़ना पड़ता है, अगर मैं वो करता हूं मेरी बिजली कटती है, सो मेरे इसेंशियल तो घर, बिजली और बेसिक फूड है। तो लोग इस वक्त हेल्थ और एजुकेशन के एक्सपेंडिचर पे कंप्रोमाइज कर,
दैट्स नंबर वन। नंबर टू, इसका इम्पैक्ट ये है कि ये वल्नरेबल लोग जो हैं, क्योंकि हमारे पास BISP गरीब के लिए है, इन लोगों के लिए कोई इदारा जाती निज़ाम नहीं है इनको टारगेट करने की। तो ये लोग गुर्बत की सतह से नीचे जाते हुए इनको देर नहीं लगेगी। मुझे ये असल में पाकिस्तान का रियल सोशल डायनामिक का मसला ये दिखाई दे। बिल्कुल ठीक बात है सर। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये फरमाइएगा कि रिसेंटली पेट्रोल को 4 रुपए गवर्नमेंट ने कम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन सर? वो अगर कैलकुलेट करके लाए, मैं आगे किसी का नंबर्स देख रहा था कि 29 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन वो लेवी बढ़ा के वहां से उठा के 4 रुपए कम कर दिए। वो जरा समझा दीजिएगा, व्हाट मैकेनिज्म इज दैट सर? ये इन रियलिटी आप 26 रुपए आपने पेट्रोल की कंपनसेशन नहीं दी है। ओके। जो इस वक्त आपकी एवरेज प्राइस के ऊपर जहां जिस पे आप ले रहे हैं, जो फार्मूला बना हुआ है उसके मुताबिक अगर देते तो पेट्रोल जो था वो 26 रुपए मजीद सस्ता होना चाहिए था। ओके। लेकिन आपने पेट्रोलियम लेवी को ऊपर ले गए हैं, क्योंकि लेवी एक बड़ा अच्छा टैक्स है। एक तो nobody कैन डिफॉल्ट ऑन दैट, जो पेट्रोल डालेगा आपके पास वो टैक्स आ जाएगा। उसकी एक और अहम बात ये भी है कि वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता है, सूबों में नहीं जाएगा, तो वो टैक्स जो है वो फेडरेशन के खर्चों में जाता है। तो इस वक्त फेडरेशन, यही मैं कह सकता हूँ, फेडरेशन अपनी गुर्बत दूर करने के लिए ज्यादा संजीदा है लोगों की गुर्बत की निस्बत। अपनी गुर्बत दूर करने के लिए हमें मजीद गरीब कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाब हारून शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये वो पॉइंट्स हैं कि जिन पे हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन अगर मैं और हारून शरीफ साहब आपकी खिदमत में ये तमाम गुजारिशात रख सकते हैं तो मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट को क्यों समझ नहीं आ रही। बड़े अलार्मिंग से नंबर हारून शरीफ साहब ने बताएं आपको और मुझे कि 45% प्लस तो पहले ही गुर्बत की लकीर से पाकिस्तानी नीचे जा चुके हैं, एंड 20 से 25-30% और लोग उस वर्ज पे खड़े हुए हैं, उस बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं कि थोड़ा सा धचका उनको और लगा तो वो भी गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। ये हाइपोथेसिस है सिर्फ, मतलब इसको ज़रा कंसीडर कीजिएगा कि अगर आपकी कोई 60-70% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाती है तो वो पाकिस्तान कैसा होगा। और अपनी पॉपुलेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद अपना क्राइम रेट देखिए कैसे बढ़ेगा, तालीम कैसे नीचे जाएगी, सेहत कैसे नीचे जाएगी, और हमें उससे रिकवर करते हुए कितना टाइम और कितने ड्रास्टिक चेंजेस अपनी पॉलिसीज़ में लाने पड़ेंगे, ये मैं आपकी समातों पर छोड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।